मनोविज्ञान का जो तात्पर्य है वो उन क्लासेस के लिए या उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो अध्यापक वर्ग के फील्ड में जाना चाहते हैं। अब अध्यापक वर्ग का मतलब क्या होता है? शिक्षण क्षेत्र के अंदर जो विद्यार्थी शिक्षण क्षेत्र की तैयारी करना चाहते हैं। दावा करता हूं कि मनोविज्ञान एक विषय जो है बड़ा गंभीर विषय है, विस्तृत विषय है, लेकिन वर्तमान समय में आ रही जो सीटेट और एस्टेट की जो परीक्षाएं हैं, पूरे विश्वास के साथ एक ऐसा ज्ञान दूंगा, एक ऐसी राह बताऊंगा जिसके द्वारा आप कोई भी सीटेट का या एस्टेट का या रीट का कोई भी एग्जाम जो है वो मनोवैज्ञानिक दृष्टि से आसानी से क्लियर कर सकते हो। अब देखिए, जब कहा जाता है कि मनोविज्ञान क्या है, क्यों पढ़ा जाता है इसको, तो मनोविज्ञान एक हथियार है किसका? एक शिक्षक का। जैसे कोई भी किसान होता है वो बिना दांती के खेत में कौन जा सका है, कोई भी सैनिक है वो बिना बंदूक के सीमा पर कौन जा सका है। ऐसे ही एक अध्यापक बनने के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वो आपका मनोविज्ञान है। अब मनोविज्ञान हथियार क्यों है? क्योंकि एक अध्यापक के लिए सबसे बड़ी बात क्या रहती है कि मैं बच्चों को जो पढ़ा रहा हूँ बच्चे ध्यान से सुने, बच्चों को जो मैं करवा रहा हूँ उसके अंदर बच्चे इंटरेस्ट पैदा करें। अब देखिए, क्लास में बहुत बार आपने देखा होगा कि आप पढ़ा रहे होते हो, शायद आपने कोई प्राइवेट स्कूल ज्वाइन कर रखा हो या किसी भी आप किसी अन्य क्षेत्र के अंदर घर के अंदर बच्चों को ट्यूशन दे रहे हो, तो आपने देखा होगा आप पढ़ाते जा रहे हो और बच्चा कोई कान में आंगली दे रहा है, कोई मुंह में आंगली दे रहा है, कोई इधर दूसरे के गोचे तोड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? आपकी ड्यूटी क्या बनती है? आपकी ड्यूटी बनती है कि मैं कैसे उन बच्चों का इंटरेस्ट पैदा करूं ताकि मैं जो करवा रहा हूं वो बच्चे ध्यान से सुने। तो इसी विषय के लिए, इसी आंतरिक भावनाओं को समझने के लिए मनोविज्ञान की आवश्यकता होती है। अब मैं मेरे टॉपिक पर आता हूं। मनोविज्ञान, जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है, मनोविज्ञान है क्या? अब देखिए, मनोविज्ञान बहुत सारी YouTube चैनल पे भी आपने देखा होगा, बहुत सारे टीचर्स के द्वारा भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं उससे थोड़ी, सारे अध्यापक जो हैं वो एक जैसे होते हैं, लेकिन मैं एक ऐसी योग्यता रखता हूं कि मैं आपके ज्ञान का प्रावर्तन कर दूंगा। भी अनुभव मेरे अंदर भी वही है, आपके अंदर भी वही है, क्योंकि दोनों हम जो आप पढ़ने वाले हो, मैं पढ़ाने वाला हूँ, दोनों एक क्षेत्र से संबंध रखते हैं, लेकिन फिर भी इतना मैं ज़्यादा एक एक्टिविटी रखता हूँ कि मैं आपके ज्ञान को मेरे से टकरा करके मैं प्रावर्तन कर दूंगा। प्रावर्तन का मतलब वो ज्ञान जो है वो फ्लैश आ जाएगा, जिसके कारण वो आपका ज्ञान रिफ्रेश हो जाएगा। अब देखिए, मनोविज्ञान, एक आपने विषय का नाम सुना होगा दर्शन शास्त्र, जिसके बारे में सभी जानते हैं। एक बहुत पुराना विषय है जो भूतकाल से लेकर के वर्तमान तक बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जाता है हर यूनिवर्सिटी में, हर कॉलेज के अंदर। तो दर्शन शास्त्र एक प्रमुख विषय हुआ करता था और उसका उपविषय जो था वो था मनोविज्ञान। अब देखिए, उपविषय का मतलब क्या होता है? अब जैसे कोई भी प्रधानमंत्री और एक उप प्रधानमंत्री है, जहां पर उप लग जाता है उसकी महत्वता नीचे आ जाती है कि जो हम जो है महत्व किस चीज को देते हैं? प्रमुख चीज को महत्व देते हैं। इस चीज को मैं एक एग्जांपल के द्वारा दिखाऊंगा आपको कि जैसे 10वीं क्लास तक हमने पढ़ा था सामाजिक विज्ञान। अब देखिए, उपविषय के बारे में जानकारी दूंगा भी उपविषय क्या महत्व रखता है। अब सामाजिक विज्ञान के अंदर हमने कई चीजें पढ़ी थी, जैसे आपका इतिहास था, उस भूगोल था, नागरिक शास्त्र था और अर्थशास्त्र था। अब ये मान लीजिए हम सामाजिक विज्ञान के इनको उपविषय मान लेते हैं। अब उपविषय का मतलब क्या हुआ कि देखिए, चारों मिलकर के एक प्रमुख विषय का निर्माण करते हैं। हमें क्या करना है कि हो सकता है भी जिस प्रकार आगे हम पढ़ करके बुद्धि के सिद्धांत पढ़ेंगे, जिसके अंदर दिया जाता है भी बुद्धि जो है हर जगह एक जैसा प्रदर्शन करती है। कई मनोवैज्ञानिकों ने यह भी तो कहा है कि बुद्धि कई जगह को एक जैसा प्रदर्शन करती नहीं। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसके अंदर मैंने 4 उपविषय लिख रखे हैं, किसके? सामाजिक विज्ञान के। तो इसके अंदर अगर हमारा जो थोड़ा सा वीक पॉइंट, मान लीजिए अर्थशास्त्र के अंदर हमारी रुचि कम है, अर्थात अर्थशास्त्र में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या हम तीनों विषयों में अच्छी तैयारी करके सामाजिक विज्ञान को पार नहीं कर सकते? क्या इसको हम पास नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता था कि कोई भी एक विषय जो है वो अपनी अलग महत्वता यहाँ पर नहीं रखता है, क्योंकि ये उपविषय है। तीनों को अच्छी तरह से पढ़ के मैं सामाजिक विज्ञान क्लियर कर सकता हूँ।
चारों को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है इतिहास के अंदर मेरी कोई कमजोरी रही हो, तो देन क्या करूंगा, मैं ये तीनों को पढ़ करके सामाजिक विज्ञान को पास कर सकता हूं। इसी तरह अपने मुख्य टॉपिक पर आते हैं। तो मनोविज्ञान जो था वो कौन सा विषय था, उप विषय, यानी उसकी महत्वता कम थी। अब उस क्षेत्र के अंदर आते हैं हम। देखिए अगला पॉइंट मैं दे रहा हूं आपको, मनोविज्ञान की आवश्यकता। देखिए जो मैं आज आपको करवा रहा हूं वो एक मनोविज्ञान का परिचय है। किसी भी प्रकार की कोई भी शिक्षण क्षेत्र से जुड़ी जो परीक्षा है, उस परीक्षा के अंदर 1 नंबर अवश्य देके जाता है मनोविज्ञान का परिचय। क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूं, एक अध्यापक के लिए जो सबसे बड़ा हथियार होता है वो मनोविज्ञान होता है। अब देखिए मनोविज्ञान की आवश्यकता क्यों पड़ी। मैंने आपको अभी बताया कि मनोविज्ञान जो था वो उप विषय के रूप में पढ़ाया जाता था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या आई कि मैं क्लास में पूरे जोर के साथ पसीना पसीना हो रही हूँ, दबा दब पढ़ाने लग रही हूँ। अब क्लास का नहीं देखूँ, बच्चा बैठे बैठा कोई उद्दीम खाज करे, कोई की चूंटियाँ पढ़ने लग रही है। ऐसी स्थिति में मेरे को क्या समझ में आएगा। अब मेरी सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि मैं इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो बच्चों का ध्यान मेरे को कैसे केंद्रित करना है, मेरी और बच्चे किस प्रकार ध्यान से सुने, मेरे को बच्चे किस प्रकार ध्यान से देखें, मेरी भावनाओं को किस प्रकार समझें, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे को बच्चों की मन की बात जाननी पड़ेगी। अब मन की बात के लिए अब देखो सीधा ही लिखा हुआ है मनोविज्ञान। भी मैं ये जानने की कोशिश करूंगा कि बच्चा किस प्रकार पढ़ना चाहता है। क्योंकि आपने भी जैसे भी देखा है कि एक अध्यापक होता है वो एक अच्छा कलाकार भी होता है। कलाकार से तात्पर्य क्या लिया जाता है कि कोई भी जो बच्चे होते हैं जिस प्रकार पढ़ना चाहते हैं या अपने अध्यापक को जिस रूप में देखना चाहते हैं, क्यों ना वो जोकर भी हो, तो उसमें अध्यापक को डरना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि एक अध्यापक वर्ग जो है वो बड़ी मेहनत कर रहा है, लेकिन बच्चों के कोई असर ही नहीं है, बच्चे सीख ही नहीं रहे, बच्चों की क्लास में रुचि नहीं है। इसका कारण क्या है कि हमने बच्चे की अंतरात्मा को नहीं पढ़ा, उनकी मानसिकता को नहीं पढ़ा कि बच्चे किस प्रकार पढ़ना चाहते हैं, खेल के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं या किसी भी कहानियों या चित्रों के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बच्चों की आंतरिक भावनाओं को समझेंगे। और आंतरिक भावनाएं जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, वो कौन सा विज्ञान सिखाएगा हमें, मनोविज्ञान। ऐसे क्षेत्र के अंदर जाते जाते जो मनोविज्ञान है वो उप विषय से हट करके एक प्रमुख विषय के रूप में धीरे धीरे उभरने लग गया। इस स्थिति में एक प्रमुख कदम बताता हूं मैं आपको, सुना भी होगा आपने 1879। देखिए डेटाबेस में बहुत सारी मनोविज्ञान के अंदर बहुत सारी घटनाएं जो घटित हुई हैं वो उनके अलग अलग डेटाबेस दिए हुए हैं, लेकिन मैं कुछ एक प्रमुख बातें वो आपके सामने रखूंगा। जैसे देखिए 1879 में देश का नाम था जर्मनी, और सुना भी हो शहर का नाम था लिप्जिंग, और जो मनोवैज्ञानिक थे उनका नाम है विलियम वुंट। इन्होंने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1879, देश का नाम था जर्मनी, लिप्जिंग शहर का नाम था, और विलियम वुंट प्रथम मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला स्थापित की। अब उस प्रयोगशाला का मतलब क्या है कि इसी उप को हटाना था। शिक्षक वर्ग के लिए, एक अच्छे अध्यापक तैयार करने के लिए जरूरी था कि मनोविज्ञान को उप विषय से उठा करके शिक्षण क्षेत्र के लिए एक अनिवार्य विषय बनाया जाए। इसीलिए कौन सी चीज को लागू किया गया, 1879 जर्मनी, लिप्जिंग और विलियम वुंट ने प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, लिख भी देता हूं, प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला। अब देखिए जैसे मैं बात करूंगा इंडिया की बात करूंगा, वैसे हम तो हरियाणा सिरसा से संबंध रखते हैं, वहां की बात करूंगा, लेकिन सबसे पहले इंडिया की बात करेंगे। क्योंकि देखिए मैंने पहले भी बताया था कि मनोविज्ञान एक विस्तारित ज्ञान है, इसका कोई मतलब सीमा नहीं है कि हम कितना ही अध्ययन करें। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है कि वर्तमान में जो आगामी परीक्षाएं हैं, जैसे सीटेट हो गया, आपका स्टेट हो गया, केंद्रीय विद्यालय केवीएस हो गया, उनके लिए आपको तैयार करना और उनके लिए वो चीजें देना जो वहां तक सीमित हैं, इनसे आगे कोई भी ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो उसी क्षेत्र की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं। अब मैं इंडिया की बात करूंगा, 1915 नाम सुना होगा आपने, कलकत्ता विश्वविद्यालय। अब देखिए कलकत्ता विश्वविद्यालय में भी 1915 में भी दर्शन शास्त्र का उप विषय है।
यहां पर भी सबसे पहले जब इंडिया में पढ़ाया जाने लगा तो वो भी उपविषय के रूप में, दर्शन शास्त्र के उपविषय के रूप में। अब देखिए फिर से यहां पर महत्वता कम हो जाती है, क्योंकि यहां पर जैसे मैंने प्रारंभिक अवस्था में आपको बताया कि दर्शन शास्त्र का उपविषय मनोविज्ञान हुआ करता था, लेकिन इंडिया में आकर के भी सबसे पहले उसी स्थिति के रूप में मनोविज्ञान का जन्म हुआ, दर्शन शास्त्र का उपविषय। डेटाबेस से देखा जाए तो 1916 में मनोविज्ञान की यही स्थान का नाम था, यही सेम टाइम सेम जगह। यहां पर थोड़ा टाइम में परिवर्तन हुआ, 1 साल का फर्क लगाया। उसके बाद में मनोविज्ञान की एक अलग शाखा, अब अलग शाखा से क्या तात्पर्य है, जैसे कि क्लास के अंदर है, किसी भी कॉलेज या स्कूल के अंदर हर सब्जेक्ट का एक अलग डिपार्टमेंट होता है। हिंदी विभाग हो गया, जैसे कला विभाग, वाणिज्य विभाग, इंग्लिश विभाग, हिंदी विभाग, ऐसे ही मनोविज्ञान का एक अलग विभाग कलकत्ता विश्वविद्यालय 1916 में स्थापित किया गया। ये जो मैंने बातें बताई, ये बताया था मैंने आपको मनोविज्ञान का आगमन। देखिए क्लासेस शुरू करने का कोई भी ज़्यादा वो मेरा ऐसा तात्पर्य नहीं है कि मैं यहीं से लग जाता मनोविज्ञान कहते किसे हैं, मनोविज्ञान कौन से शब्दों से मिलकर के बना है, वो महत्व नहीं रखता। महत्व ये चीज़ रखती है कि हम वर्तमान समय में मनोविज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं, इसकी क्यों आवश्यकता है। इसके लिए मैंने आपको एक मनोविज्ञान का संक्षिप्त इतिहास बताया, बहुत बड़ा इतिहास है, लेकिन आपके लिए जितना जरूरी था वो मैं इतिहास के मुख्य बिंदु आपके सामने रखे हैं। अब मैं मेरे पॉइंट पर आता हूं। देखिए यहां पर लिखा है साइकोलॉजी, मनोविज्ञान। अब देखिए साइकी प्लस में लॉग्स, 2 शब्दों के मेल से बना है। अब साइकी का मतलब दिया आत्मा, और लोग्स का मतलब दिया है अध्ययन। तो अब ये आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान कहलाता है। अच्छा मित्रों, ये तो था एक मनोविज्ञान का इतिहास। इतिहास का मतलब क्या है कि मैं एक सलप मारिए था रे भी मनोविज्ञान अपन किया पढ़नो है, तो वो सलप हो सारी चीज़ आज की जकी भी मैं धन बताई। तो कल की क्लास में या जो नेक्स्ट क्लास मेरे को जब भी टाइम मिलेगा आपके लिए, आपको सेवा देने का, तो उसके बाद में मैं वो चीज़ें शुरू करूँगा जो आप कोचिंग क्लासेस के अंदर या किसी भी अन्य कहीं भी आपने जो कोचिंग का जो माध्यम चुना है जहाँ से आप पढ़ना शुरू करते हो, वो चीज़ें मैं आपको कल शुरू करूँगा। उससे पहले जो आज का मैंने जो आपको टॉपिक दिया है, आज का जो थोड़ी बहुत मैंने आपको डिटेल दी है, वो श्योर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो 1 नंबर दे के जाएगी। दूसरी बात, अब देखिए जैसा भी हमें ऐसा उचित लगा, जैसा मुझे बढ़िया लगा आपके लिए, मैंने वैसा आपके सामने रखा है। अगर आपको सही लगे, आपको अच्छा लगे, तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आपको गलत भी लगे तो आपके सुझाव में तय दिल से आमंत्रित करता हूं कि भविष्य में उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहरा जाए, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा है कि गलतियों का स्वागत करो, और स्वागत ऐसे करो कि उन गलतियों को दोबारा ना करो। फिर भी कोशिश रहेगी कि किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि रह जाती है तो आप अपने सुझाव मुझे जरूर दें।